शुभ दोपहर देवियों और सज्जनों। आज शो में मैं श्री दिलवर हुसैन का स्वागत करता हूं, जो एक अनुभवी हॉस्पिटैलिटी और ऑपरेशनल लीडर हैं। उन्हें रिटेल और मर्चेंडाइजिंग क्षेत्र में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है, जहां उन्होंने टीम लीडरशिप, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और रणनीतिक निष्पादन में उत्कृष्टता हासिल की है। दिलावर ने मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग जैसे बड़े नामों के साथ काम करते हुए अपना करियर बनाया है। उन्होंने गतिशील उपभोक्ता माहौल में परिचालन नेतृत्व, इन स्टोर निष्पादन और परियोजना प्रबंधन में अपने कौशल को निखारा है। उनकी सेवाएं हॉस्पिटैलिटी, परिचालन नेतृत्व और वर्कशॉप कल्चर तक फैली हैं। आप नाम लें, उन्होंने वह किया है। और वे पेशेवर विकास, उत्पादकता और टीम की गतिशीलता पर अपने विचार साझा करते हैं। परिणामों पर जोर देने और टीमों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान के साथ दिलावर के पास वास्तविक दुनिया का समृद्ध अनुभव है, जो नेतृत्व, व्यवसाय संचालन और करियर उन्नति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। कृपया मेरे साथ श्रीमान का स्वागत करें, दिलावर हुसैन, पॉडकास्ट के लिए। जी सर। हम आपके बेहतरीन परिचय के लिए बहुत शुक्रिया। आपने मेरी शुरुआत से लेकर अब तक का सफर बहुत अच्छे से बताया। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, तो आपकी शुरुआत से शुरू करें। जब आपने अरण्य पार्क में हाउसकीपिंग अटेंडेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया और अब ओमान में मैनेजर के तौर पर पूरी सुविधाओं का नेतृत्व करते हैं, तो मेरा सवाल यह है, कई छात्र नीचे से शुरू करने को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या आप हमें एक अटेंडेंट के तौर पर लाइनें बदलने से लेकर रेजिडेंट मैनेजर के तौर पर बजट और संचालन संभालने तक की मानसिकता बता सकते हैं? क्या आप हमें इस पर एक विचार दे सकते हैं? हाँ हाँ, इस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की और कैसे अब जी इन पदों पर आया। देखो, जब मैंने यह यात्रा शुरू की, मैं सिर्फ सोलन का था और मैं ऐसा था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जब मैं 9वीं में था और कुछ पारिवारिक कारणों से, माफ करना, समस्याओं के चलते मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बस चला गया। मैं ऐसी नौकरी ढूंढ रहा था जिससे परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं, रोटी कपड़ा या जो भी हो। मैं नौकरी ढूंढ रहा था और सौभाग्य से मेरे एक सीनियर सहकर्मी ने मुझसे कहा कि तुम 9वीं फेल या 9वीं के छात्र हो, तो मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हाउसकीपिंग बॉय के तौर पर जुड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे नौकरी चाहिए। मैं ये नहीं देखना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरा भविष्य क्या होगा। अभी मुझे बस एक नौकरी करनी है और अपने परिवार का सहारा बनना है। तो ये 2007 था और जब मैंने परिवार और जगह छोड़ी, फिर आंध्र प्रदेश चला गया। उस समय रिलायंस जेएसडब्ल्यू जैसे कई गेस्ट हाउस थे, तो फिर वह मेरे साथ उस कंपनी में शामिल हो गया, जिसका नाम पहले पेपरमिंट था। अब आराम को पेपरमिंट में मैं हाउसकीपिंग में गया। उस समय मैंने नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बस नौकरी चाहिए थी और मैंने काम शुरू कर दिया बस। और फिर आखिरकार मैंने कड़ी मेहनत की। 1 महीने में मुझे कैप्टन स्टीवर्ड जैसी तरक्की मिली और फिर मैं प्रेरित रहता था कि अगर मैं मेहनत करूं तो जरूर अच्छी जगह पर पहुंचूंगा। तो गनी से शुरू किया और 3-4 साल से चल रहा है। और बाद में मुझे लगा कि अगर मुझे कोई सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं मिलती तो शायद अच्छा मौका मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय मैनेजर अच्छी तरह से तैयार होकर आते थे। और जब मैंने पूछा कि वह इन पदों तक कैसे पहुंचा, बॉस, तो लोगों ने कहा कि उसके पास एमबीए है, मैनेजमेंट कोर्स, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह किया है। और फिर मैंने तय किया कि नहीं, मुझे फिर नौकरी छोड़नी है और पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, ताकि मैं एक अच्छा मैनेजर बन सकूं या अच्छी पदवी पा सकूं।
2011 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। मैंने शुरू किया, जैसे मैंने पूरा कर लिया है एमकॉम में एमकॉम 10वीं 2000 में, नहीं 10वीं मैंने 2012 में की, फिर 14 या 17 में ग्रेजुएशन और 2019 मैंने एमकॉम किया है। तो सवाल ये था कि आपने जो चालू किया था कैसा रहा, मतलब किस हिसाब से चालू किया। आई थिंक मैं थोड़ा लंबा भी बोल दिया और मुझे ये बोलना ये जरूरी था कि मैं सोच रहा था कि मुझे सेम फील्ड सेम इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। और फिर मैंने चुना कि मुझे अभी रुकना है और मुझे री एजुकेशन करना है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके या मेरा फ्यूचर ब्राइट हो या मुझे अच्छी जॉब्स मिले। वो था जी। जब मैंने शुरू किया या अपनी जिंदगी में जब भी मैं चाहता हूं, मैं कभी नहीं देखता कि मेरे पड़ोसी या मेरे साथ काम करने वाला क्या कर रहा है, मैं हमेशा देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आज भी मैं मैनेजर हूं, मेरी टीम के लोग आते हैं या मेरे कर्मचारी आते हैं और बताते हैं कि सर उसने ये किया है, उसने ये किया है। मैं उनसे पूछूंगा, जवाब दूंगा कि देखो उसने क्या किया है मुझे बताना नहीं है, आप क्या कर रहे हो, उसने अगर बुरा किया वो आपको पता नहीं। आप अगर अच्छा कर रहे हो ऑटोमेटिकली ही विल बी, मतलब वो पूरा साबित हो जाएगा। तो उसमें कभी भी दूसरे का मत करो, खुद अपना काम करते रहो, दूसरे को नीचे गिराने के लिए काम मत करो, खुद आप। हाँ आप हिंदी में भी ठीक। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्योंकि आप मुंबई से हैं तो मुझे लगता है हिंदी मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लोगों से यही कहता हूं और मेरा भी यही मानना है कि आगे बढ़ने के लिए खुद को बेहतर बनाना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी गलतियां निकालने के लिए नहीं। अगर आप अच्छा करोगे तो लोग खुद ब खुद आपको पहचान लेंगे, आपको बाकी गलतियां बताने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप सामने आ जाएंगी। हाँ उस हिसाब से मैं अपने लाइफ को आगे लेके गया, लेते रहा, कड़ी मेहनत करते रहा। फिर 2019 में मैंने ज्वाइन किया फिर से एक यूनिट मैनेजर के तौर पर उसी क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। तो वहां मुंबई में को क्योरस में था वो, वहां काम करता रहा और फिर ओमान में कैंप बॉस के तौर पर काम करने का मौका मिला। 3 साल अच्छे से काम किया कि, और कोरोना आया तो मैं भारत वापस चला गया। बाद में मैं ठीक, रुको। हाँ, क्यूर्स या काम का या किसी और देश में मैं नौकरी मिलना मुश्किल था क्योंकि कोरोना के कारण बहुत मुश्किल समय था। फिर मैंने शुरू किया, जैसे गोवा में एक स्टूडेंट मैनेजर, बाइक हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी थी जिसका हेड ऑफिस थाने में है। मैंने 3.5-4 साल तक रेजिडेंट मैनेजर के तौर पर काम किया। फिर ओमान में काम का मौका मिला तो मैं यहीं जा रही हूँ, मेरी कंपनी है अलनादा ओवरसीज LLC। बढ़िया। ये मेरी शुरुआत का संक्षिप्त परिचय है कि मैंने कैसे शुरुआत की और इन पदों तक कैसे पहुंचा, बस इतना ही। जी सर, जैसा आपने बताया आप गोवा के बीच रिसोर्ट और कैंप में रेसिडेंट मैनेजर रहे हैं, है ना। ओमान में इससे चुनना एक सुविधा प्रबंधक के तौर पर मेरा सवाल यह है कि आपका एक अनूठा प्रोफाइल है जो गोवा में लग्जरी अतिथि अनुभव और खाड़ी में औद्योगिक शिविर संचालन को लक्षित करता है। तो पर्यटकों के प्रबंधन और कार्यबल आवास के प्रबंधन के बीच सबसे बड़े परिचालन अंतर क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य अंतर यह था कि सोवा रिसोर्ट में मैं विशेष रूप से राजस्व उत्पन्न करने के लिए काम कर रहा था। मैंने एक कंपनी में काम किया जिसका मुख्य मकसद कमरे, सुविधाएं, खाना आदि बेचना था। और यहाँ ओमान में फर्क ये है कि कंपनी का मकसद कर्मचारियों को खुश रखना है। हम अपना समय दे रहे हैं पर कोई कमाई नहीं कर रहे।
कभी कभी मेरे सीनियर्स या मैनेजमेंट ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ हमारा पैसा खर्च करना है, रिटर्न नहीं, तो इसे ठीक से करो। हम आप में, आपकी टीम में, उन सुविधाओं में जो भी कैंप वगैरह हैं निवेश कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बेहतर बनाएं और इसे अपने कर्मचारियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाएं। तो वे मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ठीक है। गोवा में जहां मैं रेजिडेंट मैनेजर था, उस कंपनी का मुख्य मकसद राजस्व कमाना था। एक दिन में आप कितने कमरे बेच सकते हैं या कितनी बिक्री हुई, हर दिन वे उसका हिसाब रखते हैं। कितने मेहमान आए, कितने चेकआउट हुए, कितने अगले दिन चेक इन कर रहे हैं, इस तरह। तो एक साधारण अंतर यह है कि कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं है, राजस्व मिल रहा है, यह है। हाँ, यहाँ केवल साधारण कंपनियां मेरे पास आ रही हैं। मुझे सभी कर्मचारियों का ध्यान रखना है, मुझे पार्टी की संपत्ति आदि का भी ध्यान रखना है। मैं कह सकता हूं कि यही सबसे बड़ा अंतर है। ये तथ्य अच्छा है। जैसे मैं हर दिन अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलता हूँ, कई अलग अलग देशों से लोग, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और भारत में भी यूपी से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, कई तरह के लोग मिलते हैं। रोज मैं उनकी समस्याएं लेकर उन्हें हल करने की कोशिश करता हूं। भारत में भी एक राजस्व जनरेटर के रूप में यह वही क्षेत्र था। मैं कह सकता हूं कि लोग भुगतान कर रहे हैं और यदि कोई समस्या है तो वे इसे मेरे पास उठाते हैं और इसे जल्द से जल्द हल करना मेरा काम था। ये दोनों का संबंध था, चाहे मैं ओमान में काम कर रहा था या मैं काम कर रहा था। गोवा, तो ये एक आम बात है जी, लेकिन राजस्व कमाने और पैसा बढ़ाने का एक तरह का वित्तीय अंतर ही है। ठीक है सर। तो 2018 में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की डेस्क जॉब से यूनिट मैनेजर के तौर पर ऑपरेशंस में लौटे, यानी आप कुछ समय के लिए ऑपरेशंस से निकलकर अकाउंट्स में गए, फिर वापस आए। आपको ऑपरेशंस फ्लोर पर क्या चीज वापस लाई और क्या आप छात्रों को क्रॉस डिपार्टमेंट एक्सपोजर लेने की सलाह देंगे? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और बाद में जब मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की तो मैंने मैनेजमेंट ऑनर्स विषय लिया। और सच कहूं तो मैं अकाउंट्स में बहुत कमजोर था। तो जब मैं पास आउट हुआ, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, एक गैप था, है ना, क्या करूं क्या ना करूं। जैसे जब हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ता है ना, जब हम ग्रेजुएशन या एमबीए की परीक्षा पूरी कर लेते हैं तो हमें 3-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान हम तय कर पाते हैं कि आगे क्या करना है। तो वो समय था जब अजमल फाउंडेशन नाम की एक बड़ी संस्था थी, वे अकाउंटिंग के कुछ कोर्स करवा रहे थे। मैं मैनेजमेंट का छात्र था, पर उस समय अवसर अकाउंट्स का था, तो मैंने अकाउंट्स चुना और वह 3-4 महीने का कोर्स किया, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। कुछ भी हो, मैं खाली नहीं बैठता। तो मुझे लगा कि अब ये करना चाहिए। सच कहूं तो अत्यंत मुझे अकाउंटिंग वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जब मैंने अकाउंटेंट के तौर पर काम शुरू किया तो मुझे उसमें मजा नहीं आया। फिर मैंने वह छोड़ दिया। मैंने तय किया कि मैं लोगों के प्रबंधन और ऑपरेशन के लिए बना हूं, तो मैंने वह अकाउंटिंग की नौकरी छोड़ दी। ये बहुत कम समय के लिए थी, जैसा कि मैंने अपनी प्रोफाइल में भी बताया था। ठीक। कैंपस के नाते घटना दुर्घटनाओं की जांच आपकी जिम्मेदारी थी, है ना? तो मेरा सवाल है, कैंप प्रबंधन में स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या आप किसी संकट या लॉजिस्टिकल समस्या का उदाहरण बता सकते हैं जिसे आपने हल किया हो, या ऐसी स्थितियों में आपने कोई दबाव संभाला है?
आवाज कट रही है, क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? ठीक है। कैंप बॉस के रूप में दुर्घटनाओं की जांच आपकी जिम्मेदारी थी, है ना? तो मेरा सवाल यह है कि कैंप चलाने में स्वास्थ्य और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या आप किसी संकट या लॉजिस्टिकल चुनौती का कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे आपको सुलझाना पड़ा हो, या आपने दबाव को कैसे संभाला है? हाँ हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दबाव है, मैं कहूंगा कि ये मेरा काम है और ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसी के लिए मुझे कैंप बॉस चुना गया है। तो अगर मैं कहूं कि ये दबाव है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं आज का उदाहरण दूंगा। आज मेरी छुट्टी है कंधे खाड़ी में। ज्यादातर कर्मचारियों के लिए शुक्रवार और शनिवार को छुट्टियां होती हैं। अगर कभी आपातकाल हो तो ऑपरेशंस वाले कुछ लोगों को बुला लेते हैं। नहीं तो छुट्टी होती है, हमें पूजा के लिए जाना होता है, हमें तैयार होना पड़ता है, वीटी जो भी चाहे। तो हमें ऐसा करना होगा। सुबह करीब 8 बजे मुझे कॉल आया। हाँ, हम एक हफ्ते में सोचते हैं कि फ्राइडे को अच्छे से सोना है। मुझे फोन आया कि सर, मुझे मेडिकल के लिए जाना है। ठीक है, हाँ, उसे बुखार वगैरह हो रहा है। तो मैंने फोन उठाया और उसे जवाब दिया। मैंने उसे बताया कि आज शुक्रवार है और आज सामान्य मेडिकल जहां हम इलाज वगैरह की सुविधाएं देते हैं। हमारा एक अस्पताल से खास टाई अप है जो आमतौर पर शुक्रवार को शाम 5 बजे तक खुलता है। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा है कि आपको तकलीफ किस हिसाब तक है, मतलब बहुत जरूरी है या क्या है? तो बोला नहीं सर, सामान्य थोड़ा बुखार हो रहा है। मैं बोला देखो, 2 विकल्प हैं। अगर आपातकाल है, आपको मतलब आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर दिखाना है, तो मैं ही हूं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में विशेष अनुरोध पर ही होता है। तो शुक्रवार है। हमें अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना है, कॉल सुलझाने हैं और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ठीक है, मुझे इतना दबाव नहीं है, 5 बजे के बाद भी हो जाए तो चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आज का उदाहरण इसके लिए लिया है कि हम ऐसी नौकरी में हैं, अगर वह दबाव के हिसाब से दिमाग में रहेगा तो फिर मुझे फोन भी नहीं उठाना चाहिए था। सुबह 8 बजे परेशान हो रहा है, एक हफ्ते से छुट्टी लेने की सोच रहा हूं। मैंने उन्हें समझाया है, वो ठीक है। अब थोड़ी देर में उन्हें मेडिकल के लिए भेजना है। जी हाँ। अगर कभी ऐसी आपात स्थिति आती है तो प्राथमिकता के अनुसार हमें कार्रवाई करनी पड़ती है और उसे जितना हो सके हल करना पड़ता है। तो वह सामान्य था। उसने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है, शाम तक चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपात स्थिति नहीं है। तब मैंने कहा ठीक है, मैं भेजूंगा, हमें एक पर्ची देनी होगी और हमारा ड्राइवर उसे मेडिकल ले जाएगा। तो ये एक उदाहरण है कि मतलब इसी हिसाब से हम लोग प्रेशर करते हैं। भले ही प्रेशर नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, भले ही रात को 2 बजे हो या तो 8 बजे हो, कभी भी हो, हम ऐसी स्थिति में है, ऐसी परिस्थिति में है कि अपने को अपने कर्मचारी के लिए मदद करनी है, उनको जितना हो सकता है सबसे अच्छा समाधान देना है और समस्या हल करनी है। तो अगर कोई कहता था ये तो सर मुझे ज्यादा लग रहा है, तो हमें दूसरे अस्पताल को मेल कर, ड्राइवर भेजकर उसे मेडिकल के लिए भेजना पड़ता था। यही वो दबाव या हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो हमारे उद्योग में कर्मचारी पहले हैं। जी सर, चूंकि समय की कमी है, ये 4 बजे शुरू होने वाला था, तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा। पर सर, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। हाँ आपने ज्यादा हाँ 2025 और आगे के उद्योग में आपके 12 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ आज के हॉस्पिटैलिटी छात्रों में कौन सा कौशल या सॉफ्ट स्किल नहीं है जो उन्हें वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए बेहद जरूरी है?
देखिए, स्किल की बात करें तो मुझे कभी कभी खुद को पता नहीं चलता कि मैं कौन सी स्किल तैयार कर रहा हूं या मेरे पास कौन सी स्किल है। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूं, उन्हें समझा सकता हूं, उनकी समस्या हल कर सकता हूं। इसी में मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है और भविष्य में भी कुछ ऐसा करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, भले ही मैं उसे अपनी जेब से 10 रुपये न दूं, पर कम से कम ऐसा समाधान दूं कि वह मेरे केबिन से खुशी खुशी निकले। वह महसूस करेगा कि उसे अपनी समस्या का हल मिल गया, जो समस्या आई वह सुलझ गई, उसे उसके सर या जो भी सहकर्मी या वरिष्ठ है उससे। तो मुझे, जब मैं हॉस्पिटैलिटी में था और अभी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में हूं, हर जगह मुझे लोगों से ही ज्यादा मिलना होता है, यहां तक कि अन्य बातें भी हैं। पर मुझे जो लगता है कि मैं लोगों के प्रबंधन और समस्या समाधान में अच्छा हूं। बस। जी सर, समय को हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वाकई एक शानदार मुलाकात थी। हम आपके साथ एक और लंबा पॉडकास्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह हमारे लिए निश्चित रूप से एक बेहतरीन अनुभव होगा। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, शुभकामनाएं। हाँ, शुभकामनाएं।